एक बड़ा सवाल। भारत की जीडीपी यानी हमारी अर्थव्यवस्था को मापने का तरीका हाल ही में बदल दिया गया है। पर इस नए गणित का मतलब क्या है? क्या हमारी इकोनॉमी सच में बड़ी हो गई है या ये सिर्फ नंबरों का एक नया खेल है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। और यहीं से मामला काफी दिलचस्प हो जाता है। इस बदलाव ने एक बड़ा अजीब सा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारी अर्थव्यवस्था का कुल आकार तो घट जाए, लेकिन उसकी विकास दर मतलब उसकी रफ्तार बढ़ जाए? सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? आइए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो ये रहा वो कंफ्यूजन। एक तरफ नए अनुमानों के मुताबिक इकोनॉमी का कुल साइज, जिसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, वो करीब 3 से 4% छोटा दिख रहा है। लेकिन उसी वक्त जो असली विकास दर है, यानी रियल जीडीपी ग्रोथ, वो बढ़कर 7.6% हो गई है। साइज छोटा पर रफ्तार तेज, ये हो कैसे सकता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इन कुछ हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये नया पैमाना क्या है। फिर जानेंगे कि ये आधार वर्ष क्या चीज़ है, इस बदलाव की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इसके फायदे और चिंताएं क्या क्या हैं, इसका हम सबकी ज़िंदगी पर क्या असर होगा, और आखिर में आंकड़ों और असलियत के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नए पैमाने को ही समझते हैं जिसने ये सारी बहस खड़ी की है। इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है आधार वर्ष या बेस ईयर। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बेंचमार्क। हम इसी साल के दाम को फिक्स कर देते हैं और फिर देखते हैं कि इकोनॉमी असल में कितनी बढ़ी, सामान और सर्विसेज कितने ज्यादा बने, ना कि सिर्फ महंगाई की वजह से दाम कितने बढ़ गए। तो ठीक है, ये आधार वर्ष इतना जरूरी क्यों है और इसे बार बार बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि बेस ईयर बदलना कोई नई या अनोखी चीज नहीं है। ये एक रेगुलर स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, आज़ादी के बाद से ये कई बार किया जा चुका है। और अब जो पिछला बेस ईयर 2011-12 था, उसे बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस बार ये बदलाव क्यों जरूरी था? मतलब 2011-12 से 2022-23 पर आने की खास वजह क्या थी? असल में वजह बहुत सीधी है। पिछले एक दशक में करीब 11-12 सालों में हमारी इकोनॉमी का चेहरा ही बदल गया है। सोचिए, 2011-12 में डिजिटल इकोनॉमी, ऑनलाइन शॉपिंग, गिग वर्कर्स, ये सब इतने बड़े नहीं थे। पुराना पैमाना इन चीज़ों को ठीक से ना भी नहीं पा रहा था। और 2022-23 को इसलिए चुना गया क्योंकि ये कोविड के उथल-पुथल के बाद का एक, कह सकते हैं, नॉर्मल साल था, एक स्टेबल साल। और ये सिर्फ साल बदलने की बात नहीं है। इस अपडेट के पीछे जो असली गेम चेंजर है वो है डेटा। आंकड़े जुटाने का तरीका अब बिल्कुल मॉडर्न हो गया है। अब देखिए, पहले जहां पुराने अंदाजों पर काम चलता था, वहीं अब जीएसटी नेटवर्क से सीधा डेटा आता है। यूपीआई के करोड़ों ट्रांजैक्शंस का डेटा है। गाड़ियां कितनी रजिस्टर हो रही हैं, उसका रियल टाइम डेटा है। इससे होता क्या है? इससे अर्थव्यवस्था की एक ज्यादा साफ, ज्यादा सटीक तस्वीर मिलती है, खासकर उन छोटे कारोबारों की जो पहले हिसाब किताब में कहीं खो जाते थे। तो ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस बदलाव के दो पहलू हैं, कुछ फायदे हैं तो कुछ चिंताएं भी हैं। चलिए दोनों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले वो नंबर जो चिंता पैदा कर रहा है। नए फॉर्मूले के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए हमारी इकोनॉमी का साइज पुराने अनुमान से करीब 12 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। इसी नए तरीके से उसी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए हमारी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़कर 7.6% हो गया है। साइज छोटा पर रफ्तार ज्यादा। आ गए ना हम वापस उसे पहेली पर। ये टेबल इस पूरे कंफ्यूजन को और भी साफ कर देती है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी का साइज कम हुआ है पर रियल ग्रोथ थोड़ी बढ़ गई है। अब सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक तो नए और बेहतर डेटा सोर्स जिनकी हमने बात की, और दूसरा एक ज्यादा एडवांस तरीका जिसे डबल डिफ्लेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये तरीका महंगाई के असर को और भी सटीक तरीके से हटा देता है, जिससे हमें ग्रोथ की ज्यादा असली तस्वीर मिलती है। इस बदलाव का एक और असर हुआ है हमारी इकोनॉमी की बनावट पर। नई गिनती के हिसाब से जीडीपी में खेती और इंडस्ट्री का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा है, जबकि सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा थोड़ा कम हुआ है। इससे लगता है कि इकोनॉमी की संरचना अब पहले से ज्यादा बैलेंस दिख रही है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ अर्थशास्त्री इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि कहीं ये आंकड़ों का मायाजाल तो नहीं। ये चिंता वैसी ही है जैसी 2015 के बदलाव के वक्त भी उठी थी। उनका कहना है कि ये जो कागजों पर तेज ग्रोथ दिख रही है वो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती, जहां लोगों का खर्च और कंपनियों का निवेश उतना मजबूत नहीं दिख रहा है। तो ये सब तो हो गई आंकड़ों की बातें, पर सवाल ये है कि इन सब का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए ये देखते हैं। देखिए, इसका सीधा असर यह है कि कागज पर प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम थोड़ी कम दिखेगी। जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है वो भी हिसाब किताब में थोड़ा और दूर लग सकता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है। ये नया तरीका भारत के आंकड़ों को दुनिया के स्टैंडर्ड्स के बराबर ले आता है। इससे विदेशी निवेशकों और IMF जैसी बड़ी संस्थाओं का भरोसा बढ़ता है। तो आखिर में इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? इसे कैसे समझा जाए? क्या ये सिर्फ नंबरों का खेल है या कुछ और भी है? तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक ज़रूरी टेक्निकल अपग्रेड है। इसका मकसद सिर्फ नंबर बदलना नहीं है, बल्कि भारत की जो नई डिजिटल और तेज़ी से बदलती अर्थव्यवस्था है उसकी एक ज़्यादा सच्ची तस्वीर पेश करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है, और वो ये कि क्या आंकड़ों में दिखने वाली ये तेज रफ्तार जमीनी हकीकत से मेल खाती है? क्या ये ग्रोथ नौकरियों में, लोगों की खरीदने की ताकत में और देश में हो रहे निवेश में भी नजर आती है? क्योंकि दिन के आखिर में किसी भी इकॉनमी का असली मकसद सिर्फ आंकड़े सुधारना नहीं होता, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना होता है। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा